गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इको का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वेटेज तो वैसे इसकी प्री डिसाइडेड नहीं है, बट इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उसके बारे में लेटर ऑन अब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ही, या मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो बच्चा, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब भी सुनते थे तो हमको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हमारे सराउंडिंग फैसिलिटीज जो हमारे आसपास है, जैसे कि रोड्स, फ्लाईओवर्स, रेलवेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अकाउंट होता है। बिल्डिंग्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि ये गलत है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। बेसिकली अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो यस, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैंने यहाँ पे बच्चा आप लोग के लिए लिखा भी है। इट रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज, ऑल सच फैसिलिटीज एज वेल विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो सारी फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज, फैसिलिटीज, सर्विसेज एंड एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो यहां पे बच्चा मैं 2 चीजों को अंडरलाइन करना चाहूंगा। वन इज सच फैसिलिटीज। ये फैसिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चा, ये फैसिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है। बोर्ड क्लियर नजर आए इसलिए मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप लोग को मुझे सिर्फ सुनना ही है। ये फैसिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। ये फैसिलिटीज सपोर्टिंग सर्विसेज होती है, लाइक रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ब्रिज, ये सब इन फैसिलिटीज में आता है। एंड सेकेंड में अंडरलाइन करना चाहूंगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज का मतलब है मेन एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, एक बार वापस से अगर मैं फैसिलिटीज के बारे में बात करूं, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज के बारे में बात करूं, तो इसके अंदर आते हैं रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, ये सब। और अगर मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज की बात करूं तो उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स इसके अंदर आता है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से, तो एज ऑफ नाउ हम इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन ये 2 चीजें इंक्लूड करके चलते थे, ये और ये। बट एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए 5 चीजें इंक्लूड होती है। वो कौन कौन सी है? रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। इसमें गैस पाइपलाइन भी आ जाती है, पावर स्टेशन भी आ जाते हैं। देन नंबर सेकंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। नंबर थर्ड हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर आते हैं। तो बेसिकली 5 तरह की चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बच्चे काउंट होती है। 5 तरह की चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काउंट होती है। तो यस, तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हम इसकी क्या डेफिनेशन बनाएंगे? It refers to all such services and facilities which are needed to provide different kinds of services in the economy. I repeat, it refers to all such services and facilities which are needed to provide different kinds of services in the economy. फिर मैंने आपको 2 पार्ट सर्विस, सच फैसिलिटीज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज के बारे में बता ही दिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले वाले के बारे में तो हमने बहुत बार सुना है, दूसरा मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट पहला भी डिस्कस करूंगा ही। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वन इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या क्या आता है? एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये जो सर्विसेज होती हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप कहेंगे सारी कौन सी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन, ट्रेड, जो भी आप देखो, पहले आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे, फिर आप उसको बेचोगे भी, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये हमको हेल्प करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने में। द अदर वन इज social infrastructure. Social infrastructure is associated with education, health and housing. Education, health and housing. इसमें 3 चीजें आती हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। और इसमें वो सारी सर्विसेज आती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को इंप्रूव करती हैं।
एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग में वो सारी सर्विसेज है जो ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करवाती हैं। अब आप देखो ना, बेटर एजुकेशन से लोगों की काम करने की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा, तो या रहने की जगह अच्छी होगी तो उनका काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो ये इफेक्ट करती है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, और ये इफेक्ट करती है प्रोडक्शन एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ये दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, और ये मैंने नीचे लिख भी दिया है। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमको हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करने में। कहां पर? इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। और वो कैसे? बाय प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग सर्विसेज ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर improves productivity level in productive sectors like agriculture and industry by providing supporting services like energy, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। एक बार फिर से, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको कहां हेल्प करता है? ये हमको हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में हेल्प करता है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में प्रोडक्शन भी आती है पहली चीज, और दूसरा आता है ट्रेड। ना सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करना बट ऑल्सो उसको आगे बेचने में भी हेल्प करती है। और कैसे हेल्प करती है? बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। लेटर ऑन जब एक टॉपिक हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं उसमें बेटर आपको बताता हूँ। जबकि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे हमको हमारे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी और उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करवाता है बाय प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटी एंड बेटर हाउसिंग। तो ये दोनों ही सेक्टर, ये दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमी के लिए जरूरी है। दोनों तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमको कहां कहां कैसे कैसे हेल्प करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमको कहां कहां कैसे कैसे हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमको किन किन फील्ड्स में हमको हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। बच्चा इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है साथ में, हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बूस्ट प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बूस्ट प्रोडक्शन। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हमको हेल्प करती है। तो बच्चे आप समझ लीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर चुका हूं सपोर्टिंग सर्विसेज कौन कौन सी हैं। सपोर्टिंग सर्विसेज हमको प्रोडक्शन में कहां कहां हेल्प करती है। और प्रोडक्शन की जब बात की जाए तो दो तरह की मेन प्रोडक्शन हम बात करते हैं, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो डेवलपमेंट है वो किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के ऊपर डिपेंड करती है? रोडवेज के ऊपर, रेलवेज के ऊपर, पावर के ऊपर। कैसे कैसे? देखिए, एग्रीकल्चर जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो अलग अलग जगहों पर पहुंचाना होता है, अलग अलग एरियाज में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए रोडवेज और रेलवेज तो बेटर होना ही चाहिए। दूसरा, पावर किस लिए चाहिए? वहां पे आपको इरिगेशन के लिए आपको पावर चाहिए, आपको बेटर फर्टिलाइजर्स के लिए रोडवेज की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीजें जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अगर इनकी डेवलपमेंट जितनी अच्छी होगी उतना ही एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर पॉइंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर। अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें तो इंडस्ट्री विदाउट एनर्जी, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट कम्युनिकेशन चल ही नहीं सकता है। तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करके जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हमको हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा। ठीक है, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी बोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज इन प्रोडक्शन सेक्टर। नंबर सेकंड है बच्चा, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दो तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। कैसे? पहले, वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। रोड्स बनाने के लिए बहुत सारे लेबर चाहिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए बहुत सारे लेबर चाहिए, हमको रेलवेज के लिए बहुत सारे लेबर चाहिए। तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये तो हो गया एक एंगल कि जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं वहां तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहा है। मोर ओवर, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगी तो अब आप बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो टू फाइंड आउट जॉब्स। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना प्रॉब्लम होगा ही नहीं।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ड्यूअल वे से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। पहला, जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, जो उनके डेवलपमेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उन लोग को तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहा है। दूसरा, जो लोग आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो दूर जगह पर जाकर काम कर अब वो काम कर सकते हैं, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी हमको जॉब्स लेने में हेल्प करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। नंबर थर्ड, फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, ये सारे पॉइंट्स अगर मैं इसको करूं तो ये ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है, बट सिर्फ लिखने के लिए है। तो फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की बेटर फंक्शनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां हेल्प करता है। लेट्स से हमारी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए। हमारी बॉडी एक इकोनॉमी है, जो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ही हमारी बॉडी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो अगर मेरी बॉडी इकोनॉमी है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही इकोनॉमी अच्छा काम करेगी। और मुझे यहां पे कहने की जरूरत नहीं है, अगेन से आप वही वाला पॉइंट यहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वेल एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इस पॉइंट में भी, पॉइंट नंबर थर्ड में भी, फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी और प्रोवाइड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों में आप ये वाला पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो। मैं फोर्थ वाले पॉइंट को इसलिए स्किप भी कर रहा हूं। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एनहांसेस द एबिलिटी टू वर्क। कैसे वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ या काम करने की जो कैपेबिलिटी है उसको इंप्रूव करता है। जहां भी वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे कौन सा वाला हिट करता है? एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, दैट मीन्स द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां भी वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेगा। लाइक बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर सेंटर्स, और उसी से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है वो स्किल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, उसको प्रमोट करती है। रिड्यूस मोबिलिटी, ये एक वर्ड है मोबिलिटी, इसको बच्चा ध्यान से सुनिएगा। मोबिलिटी का मतलब होता है प्रोननेस टू इल, बीमार पड़ने की जो फ्रीक्वेंसी है। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज जो है मोबिलिटी को रिड्यूस करती हैं, मतलब लोग इतनी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तो यहां पर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट वन इज फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। बेसिकली आउटसोर्सिंग क्या होता है? हम लोग ने बीपीओ सुना हुआ है, कॉल सेंटर सुना हुआ है, पता सब जानते हैं क्या होता है। केपीओ सुना हुआ है, बीपीओ, कॉल सेंटर्स, ये लोग क्या करते हैं? देखिए, वो कंट्रीज जिनके पास काम तो है बट उस काम को करने के लिए मैन पावर नहीं है, या है तो बहुत कॉस्टली अवेलेबल है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो अपना सारा काम दूसरी कंट्रीज में दे देते हैं, और ऐसी कंट्रीज में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। अब चॉइस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल या चॉइस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब अगर अमेरिकन को या किसी और कंपनी को, ऑस्ट्रेलियंस को अगर अपना कुछ काम करवाना है, तो वो कहां से अपना काम करवाना प्रेफर करेंगे? जहां पर आईटी सपोर्ट सिस्टम बेटर होगा, जहां पे लोगों का एजुकेशन लेवल बेटर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल बेटर होगा। और वो कहां होता है? वो कहां होगा? इनफैक्ट जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेटर होंगी। तो इंडिया जो है एक ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका है, एक ग्लोबल सेंटर बन चुका है फॉर आउटसोर्सिंग, क्योंकि इंडिया में आईटी सपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड बेस्ट है। इंडिया में मैन पावर है और वो सस्ती है, बहुत सस्ती है मैन पावर। इंडिया में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपको पता है कि हम अगर दिल्ली से गुड़गांव में मूव करते हैं तो हमको हार्डली वन आवर भी नहीं लगता। हाँ, ट्रैफिक अगर पीक आवर्स में जा रहे हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, बट नॉर्मल में आप बहुत इजीली जो है आप वहां पे
पहुंच सकते हो। तो ऐसे में जितने हमारे कॉल सेंटर्स हैं, बीपीओज हैं, वो इंडिया में बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। रीजन भी मैंने आपको बताया, आईटी सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे है 5G अब आपको पता आ चुका है। तो ये सब चीजें होने की वजह से इंडिया जो है वो वर्ल्ड मार्केट बन चुका है फॉर आउटसोर्सिंग, और जितना आउटसोर्सिंग होगा उतना ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, उतना ही फॉरेन एक्सचेंज भी। तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया ने अपना एक वेल नेम एस्टैब्लिश कर लिया इन इंटरनेशनल मार्केट इन द नेम ऑफ आउटसोर्सिंग। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेनिफिट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बात करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कंपोनेंट्स की। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनर्जी। तो मैं अगर इसके पॉइंट्स बना के चलूं तो मैं इसमें क्या लिख पाऊंगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये इकोनॉमी की डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट इसके अंदर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड फॉर एनर्जी। इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी की डिमांड में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, कोरिलेशन होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रोथ कब होगी, किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ तभी होती है बच्चे जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ेंगी, और इंक्रीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगा। मतलब जितना आप प्रोडक्शन करोगे, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड है बच्चों, चाहे वो इंडस्ट्रियल फील्ड है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ही एनर्जी की डिमांड ज्यादा होगी, और प्रोडक्शन होगा तभी ग्रोथ होगी। तो इसलिए कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड फॉर एनर्जी। जितना इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा चाहिए उतनी एनर्जी की डिमांड भी ज्यादा होगी। और इंडिया में एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, इंडिया में एनर्जी एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज हो रही है, मैं आपको बता चुका हूं। इंडिया में एनर्जी प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें तो बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है। और हाउसिंग में एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, अब आप देखिए ना, एनर्जी का मतलब ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बाकी चीजें भी। हम अपने घरों में जो एलपीजी गैस यूज करते हैं या पीएनजी गैस यूज करते हैं, वो भी एनर्जी का सोर्स है। तो इंडिया में कुकिंग में, हीटिंग में, कूलिंग में, सब जगह पे एनर्जी यूज हो रही है। हाउसिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो सबको पता होती है, हाउसिंग सेक्टर में भी एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इसके फीचर्स हो गए एनर्जी के। अब मैं बात करता हूं सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो पहला हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बच्चों वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं विच कमांड अ प्राइस, मतलब जो हमको फ्री में नहीं मिलते हैं, इसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है, इसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ता है। ये कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं और बात करूं कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मैं नहीं कहता कि सारे, बट मैक्सिमम जो कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल बोलते बच्चा ये दोबारा नहीं बन सकते हैं, एक बार खत्म तो खत्म। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल मैक्सिमम। अच्छा, इसके हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोल और पेट्रोलियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कोल और पेट्रोलियम इसके बेस्ट एग्जाम्पल है कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी की। दूसरा है हमारा नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी विच जनरली डू नॉट कमांड अ प्राइस, जो कि ज्यादातर फ्री में मिल जाते हैं, फायरवुड, काउडंग। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमको फ्री में मिल जाती हैं। हालांकि अभी अगर आप रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में तो ये अभी भी फ्री में मिल जाएंगे, बट अर्बन एरिया में दे कमांड अ प्राइस, इनका कुछ ना कुछ प्राइस हमको पे करना पड़ता है। तो कमर्शियल सोर्सेज और नॉन कमर्शियल सोर्सेज में अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करूं तो इनके लिए हमको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इनके लिए हमको कोई पेमेंट नहीं करना है। दीज आर जनरली नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दीज आर रिन्यूएबल, ये दोबारा बनते रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं और कैटेगरीज की, जिसमें हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो बहुत टाइम से यूज होता आ रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज हैं जो बहुत टाइम से यूज होते आ रहे हैं। दे आर जनरली एग्जॉस्टेबल। ठीक है, और मोर वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं। कोल और पेट्रोलियम अगेन से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चे वो होते हैं जो अभी रिसेंटली यूज होना शुरू। रिसेंटली का मतलब ये नहीं कि अभी थोड़ा टाइम पहले से,
5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स जो अभी यूज होना शुरू हुआ। आपको पता है कि इसमें जो फेमस है वो कौन से हैं? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ये सब इसके अंदर आते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आते हैं। अच्छा, इनकी खास बात क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मेनली नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। ये वाले जो है ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, मतलब ये एक तो अच्छा, ये इसकी अगर बात करें तो ये लिमिटेड भी है, ये खत्म होगा तो हो जाएंगे खत्म, बट दे आर नॉट लिमिटेड। ये लिमिटेड नहीं है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल, मैं नहीं कहता कि अनलिमिटेड है, बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। दूसरा, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल है ज्यादातर, और ये रिन्यूएबल है, दोबारा बन जाते हैं। हाँ, अगर बात की जाए तो इसके लिए हमको हैवी प्राइस पे करना पड़ता है और ये थोड़े से चीपर होते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉबैक है, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉबैक है, वो है इनकी इनिशियल कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट। सोलर एनर्जी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, हमको फ्री में मिल जाएगी, बट सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे जो कि हैवी कॉस्ट में आते हैं। मतलब देखा जाए तो इनकी जो शुरुआती कॉस्ट है, जो स्टार्टिंग कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा होती है, और शायद इसी वजह से ये इंडिया में लेस पॉपुलर है। बट आने वाले टाइम में हमको इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करना पड़ेगा, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमको एक तो कॉस्टली पड़ते हैं, और दूसरा ये एग्जॉस्टेबल है, ये खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमको इनके ऊपर ही रिलाय करना पड़ेगा। तो एनर्जी के अंदर हम इतना पढ़ेंगे। इनफैक्ट आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म कर रहा हूं, बाकी का इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा। थैंक यू।